नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम मोदी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इन नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है या आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं। बहुत सारी नीतियों पर हमने अपने कार्यक्रम में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर चर्चा की है और एक जो मोदी सरकार की नीति है जिसको चारों तरफ प्रशंसा मिल रही है, लोग उस पर चर्चा करते हैं, वो है विदेश नीति। और ये माना जाता है कि सरकार की विदेश नीति काफ़ी सफल रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने लगातार विदेशों का भ्रमण किया है, बहुत सारे देशों में गए हैं, 14 देशों का उनको सम्मान मिल चुका है, जिसके अंदर रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। तो क्या है विदेश नीति भारत सरकार की, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से इसके बारे में विशेषज्ञ सोचते हैं। चूँकि हम इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं सुशील सिंघल जी, जो पापुआ न्यू गिनी के अंदर उच्चायुक्त रहे हैं भारत सरकार के। कई देशों के अंदर वो उच्च पदों पर रहे हैं और भारतीय विदेश सेवा से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उनसे हम जानेंगे। और पापुआ न्यू गिनी इसलिए भी थोड़ा सा आजकल चर्चा में आया क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पर पैर छुए थे, और वो जो नज़ारा है आपने टीवी में और सारे मीडिया में ज़रूर देखा होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सिंघल साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विदेश नीति कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा गूढ़ शब्द है, और हम आपसे सरल भाषा में समझना चाहेंगे कि विदेश नीति क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, अपने कार्यक्रम में बुलाने का मेरे को। और आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है कि ये फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति क्या है। विदेश नीति एक बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारे अपना देश का प्रोजेक्शन है दूसरे देशों के सामने। और इसमें जो है हम जो मेन हमारा मुद्दा होता है कि हम अपने जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको किस तरह से सिक्योर करें और देश में अपने देशवासियों को, देश को आगे कैसे प्रगति के रास्ते पे ले चलें। तो उस नीति से जो हमारी इसका जो मेन फंडामेंटल जो चीज़ होती है वो यही होती है। और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे पिछले 9 सालों में हमारे देश का बहुत नाम हुआ। जैसा अतुल जी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत से देशों का दौरा किया है और उन्हें बहुत मान सम्मान मिला है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बहुत सारी उसके फैक्टर्स हैं कि भारत आज जो है केवल अपने लिए नहीं सोचता बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। इसका मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। जैसे नेबरहुड फर्स्ट, कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हम उनको सबसे पहले हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। और इसके जो परिणाम हुए हैं, उसके फ़ायदे हुए हैं, वो ये हुए हैं कि हम हमारे जो आसपास के देश हैं जैसे बांग्लादेश हैं, म्यांमार है, उनके साथ में हमारे संबंध बहुत ही मधुर हो गए हैं। और इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसमें हमारे को हम उनकी मदद कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमारी मदद कर पा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारा कनेक्टिविटी का एग्रीमेंट हुआ है, जिससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था जो डेवलप नहीं हो पा रहा था, वो उसमें हमारे को एक्सेस नॉर्थ ईस्ट में मिल गया। हम वहाँ पे उदाहरण के लिए हमने त्रिपुरा में पावर प्लांट लगाया जो कि पालाताना के नाम से गैस बेस्ड पावर प्लांट है, क्योंकि हमारे पास त्रिपुरा में बहुत गैस थी और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो उस पावर प्लांट के लिए अब टरबाइन चाहिए होती हैं। टरबाइन जो है उसमें 200 टन की टरबाइन, उसको पूरे इंडिया के रास्ते से ले जाते तो बहुत ही खर्चा होता और बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन क्योंकि हमारे जैसे मोदी जी की पॉलिसी है ये नेबरहुड फर्स्ट, जिसके बारे में मैंने कहा, उसके माध्यम से हमने बांग्लादेश तैयार हो गया कि हमारा जो ये इसका सामान था वो सारा बांग्लादेश के माध्यम से चला गया। और हमारा पावर प्लांट, अब दूसरा पावर प्लांट भी हमने वहाँ लगाया। और क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी है ये नेबरहुड फर्स्ट,
तो उसके अंतर्गत हम उनको पावर सप्लाई भी कर रहे हैं। ये तो एक पक्ष हुआ, जैसे आपने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट, लेकिन सबसे मजबूत पक्ष आपको क्या दिखाई देता है इस पॉलिसी का? क्योंकि हमने ये देखा कि फ़िलिस्तीन भी मोदी जी को चाहता है, इजराइल भी चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है तो रूस भी चाहता है, रूस चाहता है तो अमेरिका भी चाहता है। मतलब जो दुश्मन हैं आपस में वो भी भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। क्योंकि हम सब देशों को अब रियलाइज़ होने लगा है, ये महसूस होने लगा है कि भारत एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है इसमें है कि हम सबको साथ में लेके चलें। जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम खाली भारत का ही विकास नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि हम सारे जो मित्र सब लोग देश हैं वो भी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ें। तो और इसके लिए अभी जैसे मैं उदाहरण दूं आपकी इस बात के लिए, बहुत ताज़ा उदाहरण है कि G20 की हमारी इंडिया की जो है प्रेसिडेंसी है। इंडिया जो है एक पहला कंट्री है, पहला प्रेसिडेंट है G20 का, जिसने डिसाइड किया कि सबको हम कंसल्ट करेंगे ताकि क्या प्रोग्राम बनाए जाएं, क्या किस तरह से प्रोग्रेस हो सके। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 126 देशों ने उसमें हमारे से संबंध किया, बताया कि वो किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको हम नाउ इंडिया जो है कॉल फॉर वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। तो इंडिया को अब वो माना जा रहा है कि जो है जो विकसित विकासशील देश हैं उनकी इंडिया एक आवाज़ बन गया है। तो उसके माध्यम से उस एक तो बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है हमारा, और लोगों को और देशों को ये विश्वास हो गया है कि इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है। और डेवलपमेंट पार्टनर नहीं का ये कोलैबोरेटर भी है, इकोनॉमिक कोलैबोरेटर। और इंडिया इज़ द फर्स्ट रेस्पॉन्डर नाउअडेज कि कहीं भी कोई मुसीबत आती है तो भारत सबसे पहले वहाँ अपनी मदद भेजता है। वो हमने कोरोना में देखा, और किस तरीके से वहाँ एक राष्ट्रपति थे शायद ब्राज़ील के, उन्होंने हनुमान जी की फ़ोटो और कोरोना काल के अंदर भेजी थी। मुझे लगता है कि आप इसी तरीके से इशारा करना चाहते हैं। जी 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 जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वैक्सीन, ये जो हमने वैक्सीन मैत्री के नाम से हमने प्रोग्राम किया था, उससे 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन पहुँचाई। और वो देश जो इस वक्त सब बाकी सारे देश जितने भी विकसित देश थे, जैसे USA है, जितने देश थे, वो सब लोग अब केवल अपने देशवासियों के लिए ही वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहते थे, उनका एक्सपोर्ट उन्होंने अलाउ नहीं किया। इंडिया अकेला एक देश था जिसने अपने तो ध्यान रखा ही रखा, साथ साथ 100 देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई की। और इसमें छोटे छोटे देश भी थे, जैसे आप रहे हैं पापुआ न्यू गिनी के अंदर, ऐसे देशों के अंदर भी मुझे लगता है कि शायद उनका जो ये विदेश नीति है कामयाब रही होगी, और वहाँ के जो राष्ट्रपति ने चरण छुए, शायद ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण होगा। ये एक जो है, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भारत ने नॉट ओनली कि जो बड़े देश थे उनको मदद की, बट छोटे देश लाइक ये पैसिफिक आइलैंड, जैसे आपने दिया उदाहरण, इसका नाम दिया पापुआ न्यू गिनी, जिसका मैं हाई कमिश्नर था, मेरे समय में ही हमने 1 लाख वैक्सीन उनको भेजी। छोटा देश है तो, और उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही भारत से प्रभावित हैं और भारत के बहुत ही करीबी दोस्ती करना चाहते हैं। और उसका उदाहरण एक ये था कि उन्होंने उनके पाँव छुए, जो कि डिप्लोमेसी में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़े, ऐसे अपने छोटे भाई की तरह उनके पाँव छुए थे। बट ये दिखाता है कि मोदी जी की कितनी रेस्पेक्ट है। सिंघल साहब, ये तो सारी चीज़ें एक तरफ हुई, आपने जैसे बताया कि क्या है विदेश नीति और इसके अंदर कैसे अपने जो इंटरेस्ट हैं कोई भी देश उसको प्रोटेक्ट करता है, और निश्चित तौर पर विदेशों के अंदर जो भारतीय रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ा होगा, या उनको लगता होगा, जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि भारत का झंडा, या सूडान में भारत का झंडा काम कर गया। लेकिन अगर एक कॉमन मैन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं जो दिल्ली में, उनको इस विदेश नीति से किस प्रकार का फ़ायदा होता है या हो सकता है, वो आप जो देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो है विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने देश के जो इंटरेस्ट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे बढ़ाएं। उसमें जब मैं इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ या बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वो देश के लिए नहीं, बल्कि लोग, देश की जनता, आम आदमी को
फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है उसका उद्देश्य। जैसे अब इसमें भारत सरकार अब जो पिछले 9 सालों में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है इस एरिया में, उसमें मैं 3-4 बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक तो क्या है कि अब लोगों में जो है विदेश जाने की बहुत ज़रूरत भी हो गई है, इच्छा भी हो गई है, आवश्यकता भी हो गई है, मैं तीनों चीज़ कहूँगा। और पासपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि लोगों को पासपोर्ट महीनों लग जाते थे बनवाने में। तो और हम तो दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं, आप लोग जो है, और जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े सिटी हैं, उनमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, हर जगह सुविधा है। लेकिन आप सोचिए कि गाँव में कि लोगों को कैसे पासपोर्ट, या तो वो राजधानी में आए, देश की राजधानी में या प्रांत की राजधानी में जाएं, तो पासपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब मोदी जी सरकार ने 500 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं कि हर पोस्ट ऑफिस, आइडिया अब यह है कि हर पोस्ट ऑफिस में सुविधा होगी कि आप अपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करा सकें। तो और इससे जो है करीब 1.5 करोड़ अब पासपोर्ट हम इशू कर रहे हैं, पहले 70-80 लाख से ज़्यादा नहीं हो पाते थे। और उसके अलावा हम जो हमारे 100 देशों में जो 180 देशों में हमारे जो दूतावास हैं, वहाँ अलग हम सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो बड़े टाइम से 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट आजकल पासपोर्ट मिलने लगे हैं। तो पहले जो भी समस्या होती थी कि लोग कभी अनुचित तरीके इस्तेमाल करते थे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो एक तो इससे सबसे बड़ी ये फ़ायदा हुआ है। दूसरा, जैसा आप जानते हो कि हमारा इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, देशवासी हमारे हैं, वो विदेशों में बहुत हैं, और चाइना के बाद हमारे देशवासी हैं जो कि सारी दुनिया में के देशों में रहते हैं। और आप देखते ही हैं कि आजकल का समय कहीं कहीं समस्या हो जाती है, कहीं पे प्राकृतिक प्रॉब्लम समस्या हो जाती है, कहीं पे जो है राजनीतिक समस्या हो जाती है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, सूडान में क्राइसिस हुआ, उससे पहले जिबूती में क्राइसिस हुआ, और सबसे बड़ा क्राइसिस तो जो समस्या जो हुई वो कोविड के टाइम में हुई कि जो है भारतीय आ ही नहीं पा रहे थे लोग, क्योंकि जो है ट्रांसपोर्टेशन सभी देशों में फंसे हुए थे। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 80 लाख लोगों को उस ऑपरेशन वंदे भारत में के थ्रू इंडिया में वापस लाया गया। तो इतना बड़े स्केल पे हमने किया। और तो अब ये इन सब प्रोग्राम करने से ये जो भारत सरकार की ये जो नीति है, पॉलिसी है कि जो है जहाँ भी समस्या होगी वहाँ हम उनकी मदद करेंगे। तो इनमें लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है, विश्वास है कि अगर हम समस्या में कहीं फंसेंगे तो हमारा दूतावास है और भारत सरकार वहाँ पे खड़ी है उनकी मदद। विश्वास होना बहुत बड़ी बात है अगर किसी भी नागरिक के अंदर होता है। अब चूंकि आपने इतने लंबे समय तक विदेश विभाग में सेवाएं दी हैं, कार्यक्रम का नाम भी नमो इम्पैक्ट है, आपका अपना अनुभव भी है। अगर हम चाहें कि इसमें और सुझाव क्या हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है, या कोई आप प्रधानमंत्री जी तक अपना पक्ष या कोई बात रखना चाहें तो आप हमारे माध्यम से रख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसमें देखिए हमारे से जो प्रधानमंत्री जी खुद ही इतना ध्यान रख रहे हैं कि जो है अभी उन्होंने जैसे एक फिपिक में एक आयोजन किया है, हमारे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है, उसका नाम है फिपिक, और उसके लिए बहुत छोटे छोटे कहीं 50,000 1 लाख की आबादी है, उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी जो कि पापुआ न्यू गिनी में हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद उन्होंने जाके उसमें शिरकत की, और वो जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और तो जो पहले हमारे यहाँ समस्या थी कि हम जो विदेशों में जो हमारे विदेशी संबंध है, हमारे विदेश यात्रा नहीं हो पाती हैं, तो मोदी जी के समय में ये पहली बार हुआ है कि हमारे कोई एक मंत्री कम से कम एक बार ज़रूर उस किसी देश में गए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे देशों को हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने विज़िट किया, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि बहुत जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो और भारत इतना विशाल देश है, तो सबको देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ विजिट हो। सबकी ये नाराज़गी रहती थी कि हम जो है नहीं कर रहे हैं। तो इस दशकों तक कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री कभी गया ही नहीं, ऐसे बहुत से देश रहे होंगे। बहुत से देश थे, बहुत सारे देश थे ऐसे, मतलब नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बताना, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये पूरा ये इंश्योर किया पहले टर्म में ही
कि हर देश में एक मंत्री ज़रूर विजिट करे। तो उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और उससे हमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है उनसे। इंटरनेशनल हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप की इच्छा है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आज इंडिया के लिए है। जितनी जब भी वोटिंग होती है, हर बार सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को मिलता है। अभी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने, तो जब हम जीते इलेक्शंस, तो सबसे ज़्यादा वोट हमें मिली। तो ये प्रभाव इसी का है कि हम जो देश हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं, कि वो मानते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्री के लीडर हैं, हमारी बात सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुशील सिंघल जी जो उच्चायुक्त रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में, कई अलग अलग देशों में भी वो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि क्या भारत की विदेश नीति है, इसका कैसा फ़ायदा आम आदमियों को मिल पा रहा है, भारत के आम नागरिक को इस विदेश नीति का फ़ायदा मिल रहा है। और उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को बहुत जल्द स्थायी सदस्यता मिल सकती है। उस दिशा में काम चल रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की नीतियां हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी या उसके अंदर कोई सुझाव देने का उसमें स्पेस बचता नहीं है, ऐसा सुशील सिंघल जी का कहना है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार का गठन किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, जब वो लगातार विदेशों के दौरे कर रहे थे तो उनको काफ़ी आलोचना का सामना देश के अंदर करना पड़ा था। लेकिन उस विदेश नीति का असर अब दिखाई दे रहा है, जिसका भारत को आने वाले समय में और दूरगामी तरीके से लाभ मिलेगा। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।